पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ जान लो कि जो राइट ट्रायंगल्स होता है, राइट ट्रायंगल्स किसे कहते हैं? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसे कहा जाता है राइट ट्रायंगल्स। तो 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है उसे कहा जाता है हाइपोटेनस। और उसके अलावा जो बाकी दो साइड्स होते हैं उनमें एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, वो डिपेंड करता है एंगल पर। अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। अगर एंगल सी की बात करेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिलहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ये जानिए कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है और बाकी एक बेस और दूसरा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना। तो इसी के बेस पर बना हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, जो कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आप लोग पढ़े होंगे क्लास 7 में। ठीक है, इसी के जो नंबर्स होते हैं उनको कहा जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। जैसे कि यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल दिया है आपको। ठीक है, इसमें हाइपोटेनस आपको 5 दिया गया है, बेस है आपका 4 और परपेंडिकुलर है 3। अगर आप इसको सॉल्व करके देखो तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। चेक करके देख लो, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 और ये आया 25। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हाइपोटेनस का हम स्क्वायर निकालें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना आता है? 25। तो देखो दोनों इक्वल है ना। इसका मतलब कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों नंबर्स को हम क्या कहेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो 3 4 5 आपका क्या हो गया? पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से देखिए यहाँ पर एक और राइट ट्रायंगल लिया गया है जिसमें बेस आपका 8 है, परपेंडिकुलर आपका 6 है और हाइपोटेनस आपका 10 है। इसको भी अगर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। अगर ये फॉलो करता है तो ये जो तीनों नंबर्स हैं इनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे, 6 8 और 10। इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं, जैसे कि 5 12 13। ठीक है, तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दे दिया, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हैं? 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ऐसे कह सकते हो कि जैसे कि ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 5, तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी जब भी आपको इन तीनों में से कोई एक नंबर दे दिया जाए, ठीक है, तो बाकी दोनों आप पता कर सकते हो। इसको याद रखना है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द अदर मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ वन नंबर इज 0। यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला क्वेश्चन है और कह रहा है कि बाकी दोनों मेंबर पता करिए, बाकी दोनों नंबर पता करिए जिसमें एक नंबर 0 है। अब आप सोचो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के तीनों नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रायंगल के साइड्स को। क्या कभी कोई ट्रायंगल की साइड्स 0 हो सकती है? अगर वो ट्रायंगल की साइड 0 हो जाए तो क्या वो ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कोई भी नंबर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ नंबर नहीं है, वो एक ट्रायंगल की साइड है और ट्रायंगल की साइड 0 नहीं हो सकती। अगर वो 0 होगी तो वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में आप सीधे लिखोगे इट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज 0 कांट बी द मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस तरीके से आंसर लिखोगे, इट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज 0 कांट बी द मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब आपको आंसर मालूम है क्यों ये नहीं हो सकता? बिकॉज पाइथागोरियन ट्रिपलेट के जो नंबर्स होते हैं वो ट्रायंगल के साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और कोई भी साइड 0 नहीं हो सकती। आई होप समझ गए होगे। तो इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड ऐसा कोई और क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, तो मैं अपने से एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ आपको। फाइंड द अदर मेंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ वन नंबर इज 24। अब देखिए यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है 24। इट कैन बी पॉसिबल कि एक नंबर 24 है, बाकी दोनों नंबर हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिख लेते हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है,
ये तीनों हैं। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम पहला टर्म भी मान सकते हैं और दूसरा टर्म भी मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम पहला टर्म माने तो ये हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 24, m इज इक्वल टू 24/2, m इज इक्वल टू 12। अब इस m की वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे सेकेंड और थर्ड में। m स्क्वायर माइनस 1 यानी 12 स्क्वायर माइनस 1, 144 माइनस 1 यानी 143, और थर्ड में पुट करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1, जिसमें हम m की जगह पे क्या पुट करेंगे 12 स्क्वायर यानी 144 प्लस 1 145। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या था 24, सेकंड क्या आया 143 और थर्ड क्या आया 145। आप लोग 12 मत लिख दीजिएगा, आपने फर्स्ट को 24 माना है, सेकंड आपका 143 आया, थर्ड आपका 145 आया। अब अगर आप सोचोगे कि सर हम सेकंड भी ले सकते हैं, तो हाँ सेकंड भी इसको माना जा सकता है। अगर कोई बच्चा m स्क्वायर माइनस 1 को 24 मानता है तो भी सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व होगा ये देखें, m स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस 1, m स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, यानी m बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, अब इस m की वैल्यू को कहाँ पुट करोगे फर्स्ट और थर्ड में, क्योंकि सेकंड वाले को तो हमने मान लिया है कि वो कितना है 24 है। तो फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 यानी 10 आ जाएगा। और थर्ड वाला अगर आप देखोगे तो थर्ड आपका कितना है m स्क्वायर प्लस 1 यानी 5 स्क्वायर प्लस 1। अब इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 1 26। तो आपका फर्स्ट टर्म कितना है 10, सेकेंड को आपने माना था 24 और थर्ड आया है 26। तो ये भी सही है और ये भी सही है। अब आप सोचोगे सर क्या हम थर्ड को भी मान सकते हैं? नहीं, थर्ड को नहीं मान सकते। आइए मान को देख लेते हैं। m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 24, m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 माइनस 1, m स्क्वायर इज इक्वल टू 23। 23 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। अब इसको सॉल्व करना मुश्किल है, इस वजह से हम थर्ड टर्म नहीं ले सकते। हाँ, फर्स्ट ले सकते हैं, सेकंड ले सकते हैं, और फर्स्ट और सेकंड से जो वैल्यू आएगी उसको हम बाकी दोनों में पुट करके वो वैल्यू निकाल लेंगे, और इस तरीके से हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पैटर्न को देखना है और ब्लैंक्स में फिल करना है। ये बहुत सिंपल है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 है, जो यहाँ पर है उसी का मल्टीप्लिकेशन, और फिर आगे क्या किया गया है उसी का मल्टीप्लिकेशन प्लस 1। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है 2 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ दो बार इसको लिख दिया है, यहाँ पर अलग से ये वाला टर्म नहीं होगा। यहाँ पर आप देखो 3 4, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 प्लस 1। उस हिसाब से आप सोचो यहाँ पर क्या होगा 4 इंटू 5, 4 5 है ना, तो 4 इंटू 5, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर आप सोचो 5 है 6 है, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 प्लस 1, 5 6 या 30, 30 प्लस 1 31, यहाँ 31 लिखाएगा। इसको रिवर्स कर लो, यहाँ 6 इंटू 7 प्लस 1 है, तो यहाँ पे 6 इंटू 7 है, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 6 इंटू 7। ठीक है, और यहाँ पे 6 इंटू 7 है, तो फर्स्ट टर्म क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर दिखाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है स्क्वायर ऑफ विच नंबर इज एन इवन नंबर, और उसके बाद वाला क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ विच नंबर इज ऑड नंबर। आपको बस देख के बताना है कि इसका स्क्वायर इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा, बस देख के बताना है। तो यह बड़े आसानी से बता सकते हो। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अब हमें सिर्फ बताना है कि इसका स्क्वायर इवन नंबर आएगा या नहीं, या इसका स्क्वायर इवन नंबर आएगा या नहीं। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसका यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट कितना है 1, और 1 का स्क्वायर आप जानते हो कितना आता है 1, यानी इसका स्क्वायर जब भी किया जाएगा तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 1। और आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट जरूर पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 0 2 4 6 8 नहीं आएगा तो वो ऑड नंबर होगा, यानी इसका स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा एक ऑड नंबर।
ठीक है, कैसे पता चला? इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके। इसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर किया, 1 आया। 1 एक ऑड नंबर है, इसलिए इसका जो स्क्वायर आएगा वो ऑड नंबर आएगा। उसी तरीके से इसको करेंगे। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4। 4 का स्क्वायर करने पे कितना आता है? 16। और 16 का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 6। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर किया जाएगा वो एक इवन नंबर आएगा। ठीक है, बस आप यूनिट डिजिट को देखो, उसका स्क्वायर मन में कर लो और चेक कर लो कि उसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है। अगर उसका स्क्वायर में यूनिट डिजिट ऑड आ रहा है, जैसे कि इसका, तो वो आपका ऑड नंबर होगा इसका स्क्वायर। और इसके स्क्वायर में इवन नंबर आ रहा है तो इवन नंबर होगा, नहीं ऑड आएगा तो ऑड होगा। सिंपल है। ठीक है, 10th वाले में पूछा है कि इन दोनों में से कौन ऑड नंबर आएगा, किसका स्क्वायर ऑड नंबर आएगा। तो अब 3 का स्क्वायर कितना आता है? 3 का स्क्वायर 9 आता है, और 9 क्या है? ऑड नंबर, यानी इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा? ऑड नंबर। उसी तरीके से इसको देखो, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2। 2 का स्क्वायर 4 आता है, यानी इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा? इवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब सिर्फ आपको ये बताना है कि इसका स्क्वायर करने पे कितने जीरोज आएंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर 1 जीरो है तो उसका स्क्वायर करने पे 2 आएगा, 2 जीरोज है तो उसका स्क्वायर करने पे 4 आएगा, 3 जीरोज है तो उसका स्क्वायर करने पे 6 आएगा, यानी जितने जीरोज हैं उसका डबल। तो पूछा है कि इसके स्क्वायर में कितने जीरोज होंगे, तो यहाँ कितने जीरोज हैं? 3, यानी इसके स्क्वायर में कितने जीरोज होंगे? 6। इसमें कितने जीरोज हैं? 5, और इसके स्क्वायर में कितने हो जाएंगे? 10। जितने जीरोज हैं उसका डबल हो जाएगा स्क्वायर करने पर। आपसे यही पूछा है कितने जीरोज होंगे। 11th क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब जैसे यहाँ पे 12,000 है तो 3 जीरोज है, इसका स्क्वायर करने पे कितने जीरोज मिलेंगे? 6 जीरोज। आपको स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ आपको ये बताना है कि इसके स्क्वायर में कितने जीरोज होंगे, तो आप आंसर लिख दोगे सिंपली 6 जीरोज। उसी तरीके से इसमें 5 है तो इसका स्क्वायर करने पे आएंगे 10 जीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको स्क्वायर करना है डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से, इसको स्क्वायर करना है डायगोनल मेथड से। ये दोनों मेथड आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा।